हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, है ना। कौन सा सीरीज है? तो टू द पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट को, हर एक टॉपिक को हम लोग विस्तार से समझेंगे, है ना। तो आज हमारा पहला क्लास है। तो आज हमारा क्लास का टॉपिक क्या है? हरित क्रांति। ठीक है, आज हम समझेंगे कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, क्या होता है ना। हरित का अर्थ क्या होता है और क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो इसको हम लोग टू द पॉइंट के अंतर्गत हर टॉपिक को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या होता है? हरित का अर्थ होता है हरा भरा, है ना। हम लोग कृषि के माध्यम से हमारी पृथ्वी में पूरा हरा भरा हुआ है। हर जगह कृषि होती है, हर जगह हरियाली है ना। तो हरित यानी कि हरा भरा, क्रांति यानी कि किसी भी चीज का एक्सेस, उसके उत्पादन में एक्सेस वृद्धि हो जाना, है ना। यानी कि हरित क्रांति का अर्थ हो गया उत्पादन की क्षमता में एक बार बहुत अधिक वृद्धि हो जाना, है ना, किसी कारण से। तो उसे ही हम कहेंगे हरित क्रांति, है ना। हरियाली के क्षेत्र में क्रांति आना, यानी कि एक बार उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाना। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा भारत जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भारत को विश्व के बड़े कृषि उत्पादक देशों में गिना जाता है ना। क्योंकि कृषि, और इसका श्रेय कहाँ जाता है? कहीं न कहीं हरित क्रांति को ही जाता है। हरित क्रांति के उत्पादन में एकाएक बढ़ोतरी के बाद हमारे देश में अनाज से संबंधित सारी समस्याएं कम हो गई, है ना। उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगी। ठीक है, क्योंकि यही वह समय था जब देश में कृषि उत्पादन में बड़ा बदलाव आया था, यानी कि एक बार उत्पादन में वृद्धि होना, है ना। तो क्या देखिए, इसका कहानी क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, इसका आखिर हरित क्रांति कैसे हुई, है ना। हरियाली के क्षेत्र में क्रांति कैसे आया, तो इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व अजीबोगरीब तनाव से गुजर रहा था। यानी कि हम जानते हैं जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारे आर्थिक क्षति पहुंचती है ना। हर देश को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अजीबोगरीब तनाव से गुजर रहा था। और इस समय सबसे अधिक नुकसान कौन सा देश को हुआ था? तो जापान को, है ना। सबसे अधिक नुकसान से गुजरने वाला देश कौन था? तो जापान था, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो जापान को पुनः खड़ा करने के लिए, है ना, अमेरिकी सेना में एक कृषि वैज्ञानिक थे, है ना। अमेरिकी सेना के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एस सिसली सेलमैन, जिन्होंने विकास के लिए, यानी कि जापान के विकास के लिए, जापान को फिर से खड़ा करने के लिए, उसके विकास के लिए कृषि का विकास को आधार बताया कि कृषि में विकास करके हम अब जापान का विकास कर सकते हैं। उन्होंने विभिन्न शोधों और तकनीकी का प्रयोग करके एक विशेष प्रकार की गेहूं की किस्म तैयार की, है ना। जो एस सिसली सेलमैन थे, उन्होंने विशेष शोध करके, तकनीकी का प्रयोग करके एक विशेष प्रकार की गेहूं की किस्म का बनाया, तैयार किया, है ना, जिसका दाना कैसा था? तो काफी बड़ा था। उन्होंने इस गेहूं को आगे शोध के लिए, यानी कि दूसरे देश में, है ना, शोध के लिए अमेरिका भेजा। कहाँ भेजा? तो अमेरिका भेजा, जहाँ नॉर्मन बोरगोल ने, है ना, जहाँ नॉर्मन बोरगोल ने मेक्सिको की किस्म के साथ, मेक्सिको के जो गेहूं के किस्म थे उनके साथ मिलाकर, है ना, संकरित करके, यानी कि दोनों के संकरित करके एक नई किस्म की खोज की। देखिए, संकरित का मतलब क्या होता है? यानी कि एक दो, है ना, 2 या 3 गेहूं के बीजों को, है ना, उसके बीजों को मिलाकर, है ना, एक अलग किस्म के बीज को तैयार करना, उसे ही संकरित किस्म के, जैसे जैसे मान लीजिए 2 बीज है, दोनों बीजों के जो गुण सूत्र होते हैं, दोनों को मिलाकर उनके गुण सूत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है और एक अलग ही प्रकार का किस्म का तैयार किया जाता है। तो इसे ही कहा था संकरित करके, है ना।
तो नॉर्मल बोरगोल जो थे वो मेक्सिको के किस्म के जो गेहूँ थे उनको और संकरित करके एक नई किस्म की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में कृषि के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाई दी। यानी कि फिर जब उस फसल को जब बोया गया तो एकाएक बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ गया, है ना। इस प्रकार कृषि में हुए अद्भुत परिवर्तन को हरित क्रांति का नाम दिया गया। यानी कि कृषि उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना, 2 या 3 किस्म के बीजों के गुणसूत्रों को मिलाकर अधिक क्षमता वाले गुणसूत्रों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करने के बाद जो नया किस्म का जो हमें प्राप्त होता है बीज, उसे हम उसका प्रयोग करके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया गया, है ना, उस जिस कारण हरित क्रांति आई। यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई, बहुत अधिक वृद्धि हो गई, उसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने भारत में हरित क्रांति। 1947 में आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कृषि क्षेत्र पर जोर दिया, है ना। उन्होंने भी देश के विकास के लिए कृषि क्षेत्र पर जोर दिया। उस समय भी देश में पुराने तरीके से ही खेती की जा रही थी और कई फसलों का आयात भी किया जाता था। यानी कि बहुत पुराने तकनीक के कारण हमारे यहाँ फसलों की कमी थी, कम होती उपज होता था, जिस कारण हमें दूसरे देशों से फसलों को, यानी कि अनाजों का आयात करना पड़ता था, उसे मंगाना पड़ता था। यानी कि भारत में भी अनाज की उपज बढ़ाने की सख्त ज़रूरत थी। इस समय भारत को नॉर्मल बोरलोग और गेहूं के संकर किस्म का पता चला, है ना। तो उसी समय हमारे भारत में भी नॉर्मल बोरलोग के बारे में पता चला और उनके गेहूं की किस्म के बारे में पता चला। तो फिर उनको बुलाने कब के लिए कहा गया कि उनको हमारे देश में बुलाया जाए। फिर 1963 में नॉर्मन बोरलॉग ने जब अपनी विकसित गेहूं की किस्म को भारत की जलवायु में आजमाने के लिए जब वो भारत आए, यानी कि 1963 में अपने जो किस्म के जो उनका गेहूं का किस्म था, विकसित किस्म का गेहूं था, उसका प्रयोग करने के लिए कि भारत की जलवायु में उसका उपज कैसे होता है ना, उसके लिए वे भारत आए थे। ठीक है, तब उनकी मुलाकात डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से हुई। यानी कि भारत में आने के बाद जब उन्हें सर्च करने के लिए कहा गया, उन्हें उनसे बात किया गया, तो उनकी मुलाकात किससे होती है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से होती है। उस समय स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर पूसा कृषि शोध संस्थान में उन्नत किस्म की फसलों के विकास का काम शुरू कर दिया। ठीक है, और दोनों मिलकर, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग मिलकर और स्वामीनाथन दोनों मिलकर एक उन्नत किस्म के किस्म के बीज का निर्माण का काम शुरू कर दिया। उसके बाद जब उन्नत किस्म का बीज बन गया, उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों में, है ना, मात्र 7 जिलों में गहन कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया, उनका प्रयोग किया गया और देखते ही देखते भारत ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा करने लगा। ठीक है, यानी कि उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करके हम कृषि के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को काफ़ी बढ़ा चुके थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1900, है ना, 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय, यानी कि इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? हरित क्रांति की प्रारंभ यानी कि शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। लेकिन भारत में, है ना, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। और विश्व में किसको जनक माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति, तो हम लोग हरित क्रांति के बारे में समझ गए कि हरित क्रांति सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी।
इसके अंतर्गत पारंपरिक बीजों के स्थान में, है ना, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना को बढ़ावा दिया गया, कि पारंपरिक बीज के स्थान में उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण, है ना, पहले क्या होता था कि हमारे देश में पारंपरिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे ही उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा, है ना, तो उसके साथ ही हम लोगों ने वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। और संकर बीजों का, यानी कि उन्नत किस्म के जो बीज है उनका प्रयोग होने लगा, और कीटनाशकों का भी प्रयोग होने लगा, एवं सिंचाई की विभिन्न तकनीकों का भी प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार, है ना। कृषि में जब हम लोग हरित क्रांति हुई और कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करने लगे, तो उसके कारण हमें बहुत सारे संस्थागत सुधार भी हुए, है ना। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे हम लोग, उसका उर्वरकों का प्रयोग में वृद्धि हो गई। उन्नत तथा नए किस्म के बीजों का प्रयोग करने लगे हम लोग, और सिंचाई सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया गया, है ना। देश में जगह जगह, सभी जगह सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाई गई, नहर बनवाए गए, डैम बनवाए गए। वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना, आधुनिक कृषि यंत्र का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, उत्पादन में सुधार, तो जब वो हरित क्रांति के बाद हम लोग जब उन्नत किस्म का प्रयोग करने लगे, तो उत्पादन में भी बहुत सारा सुधार हुआ। तो कौन कौन से सुधार हुआ, देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया, यानी कि पहले हम लोग कृषि का कार्य जो करते थे अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, है ना, परिवार चलाने के लिए करते थे, लेकिन यानी कि जीवन निर्वाह के लिए करते थे, लेकिन अब जो हो गया हरित क्रांति के बाद हम इतने अधिक उत्पादन होने लगी कि हम कृषि को व्यवसायिक कृषि की ओर अग्रसर कर दिए, है ना। तो हम क्या लाभ हुआ कि कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया, है ना, जीवन निर्वाह से हम व्यापार कृषि की ओर अग्रसर होने लगे। इसके अलावा किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा आज हमारा देश अनाज उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर हो पाया है। अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो हमें लाभ होती है, लेकिन लाभ होने के साथ साथ बहुत सारे हमें नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, है ना। उनकी कमी के कारण उसके हमें नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में कौन कौन से पड़ते हैं। तो कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य संबंधी हमें नुकसान होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है ना, जिससे हमारे स्वास्थ्य का खराब होने का डर भी रहता है। हरित क्रांति का लाभ सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित रहा, है ना, छोटे किसान इसके व्यापक लाभों से वंचित रहे। यानी कि हरित क्रांति के लिए उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता होती है, आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो जिसके कारण इसका उपयोग केवल बड़े किसान तक ही सीमित रह गया, है ना। और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये लोग जो है उन्नत किस्म के बीज और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का लाभ जो है सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित रहा। और इसके अलावा अत्यधिक सिंचाई के कारण, है ना, भूजल के स्तर का भी गिरावट आना, यानी कि भूमि के जल स्तर जो है बहुत नीचे, बहुत अधिक, यदि हम अधिक मात्रा में यदि हम सिंचाई करते हैं तो जमीन जो भूजल है, जल स्तर है, वो उसमें गिरावट आता है, यानी कि बहुत नीचे चला जाता है, जिस कारण हमें पानी की कमी का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह आज हम लोग हरित क्रांति हम लोग का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी कि हरित क्रांति क्या है। ठीक है, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, ताकि मैं जब भी कोई क्लास लूँ, जब भी कोई वीडियो बनाऊँ, तो उसका सीधे लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, और आप आसानी से मेरी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।